हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न रिवाइज करने जा रहे हैं और बहुत छोटा सा चैप्टर है और बहुत अच्छा सा चैप्टर है। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है उतना। तो मेरी एनसीईआरटी बहुत गंदी हो रखी है, मैंने बहुत बार रिवाइज़ किया इसलिए। सो प्लीज़ इसको माइंड नहीं करते हैं एंड रिवाइज़ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में ये जो 3 लाइन है ये कुछ भी नहीं गिवन है। यहाँ से देखते हैं। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन जो होता है ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी सेल का, ठीक है। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल के लिए। जितना भी सेल होता है वो रिप्रोड्यूस करता है, कैसे करता है, वो अपने आप को 2 में डिवाइड करता है। और जितना भी पेरेंटल सेल होता है वो अपने आप को डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल में। और हर टाइम ये क्या करता है, ऐसे डिवाइड करते जाता है। तो जो नया बना हुआ डॉटर सेल होता है वो ग्रो करता है, फिर वो भी डिवाइड करता है और धीरे धीरे एक पॉपुलेशन बनाता है अपना, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंटल सेल होता है और उसका जो प्रोजेनी होता है, इसमें क्या होता है कि ग्रोथ होता है, फिर मीन्स की ग्रोथ होता है इनमें, फिर डिवीज़न होता है एंड देन इस तरह से ये अपना एक न्यू पॉपुलेशन बना लेता है। तो हम इसको एक अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये जो साइकिल होता है ग्रोथ का, फिर डिवीज़न का, फिर ग्रोथ, फिर डिवीज़न, ये जो पूरा साइकिल चलते रहता है ये क्या करता है, अलाउ करता है कि एक सिंगल सेल जो होता है ना, एक क्या कर सके, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर सके और उस स्ट्रक्चर में मिलियंस ऑफ सेल कंसिस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब देखते हैं सेल साइकिल। सेल डिवीज़न क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। और जब ड्यूरिंग द डिवीज़न ऑफ ए सेल, जब सेल डिवीज़न करता है तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है। ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं, चलते हैं इसमें। तो सेल का जब डिवीज़न होता है, फिर डीएनए रेप्लिकेशन, फिर सेल ग्रोथ, ये सब जो होता है ना एक कोऑर्डिनेट वे में होता है, ठीक है, ताकि वो इंश्योर कर सके कि जो सेल डिवीज़न हो रहा है वो बहुत सही तरीके से हो रहा है और जो उनका प्रोजेनी बन रहा है, ठीक है, उसमें क्या होने चाहिए, सारे जीनोम्स, मतलब कि जितने भी कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं वो आने चाहिए, ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो सेल बन रहा है वो अच्छे से बने, ठीक है। तो ये जो पूरा पूरा सीक्वेंस, ये आप है ना हमेशा याद रखना कि कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, ठीक है, कि मतलब इसका एक प्रोसेस है कि पहले ग्रोथ होगा, फिर रेप्लिकेशन होगा, फिर जाकर के डिवीज़न होगा, ऐसे करके कोऑर्डिनेटेड वे में होता है, ठीक है, ताकि जो सेल बने वो बहुत ही करेक्ट वे में बने। ये जो सीक्वेंस होता है इवेंट का, ठीक है, जैसे सेल सबसे पहले ग्रो करेगा, फिर डिवीज़न रेप्लिकेशन करेगा, फिर डिवीज़न करेगा। तो ये जो एक सीक्वेंस होता है जिसमें सेल क्या करता है, अपने जीनोम्स को, मीन्स जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है उसको क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, फिर और भी अदर चीज़ बनाता है, ठीक है, जैसे कि सेल के अंदर बहुत चीज़ें होती है ना, तो उसको बनाने का काम करता है एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। और उसके बाद जो होता है वो डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये पूरा डेफिनेशन हो गया एक तरह से कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम, सिंथेसाइज अदर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल्स एंड इवेंचुअली डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल इज टर्म्ड एज सेल साइकिल। इसको हम लोग पूरा सेल साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे सेल ग्रोथ होता है। सेल ग्रोथ के मीनिंग से हम लोग कहते हैं कि जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वो इंक्रीज करता है। और ये जो होता है ना, सेल ग्रोथ जो होता है ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, मतलब कि सेल ग्रोथ हमेशा होते रहता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज हमेशा होता रहता है। डीएनए सिंथेसाइज ऑकर्स ओनली, डीएनए सिंथेसाइज जो होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टेज में, ठीक है। जैसे सेल ग्रोथ हमारा कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा होते रहता है, लेकिन डीएनए जो बनता है ना वो एक स्पेसिफिक स्टेज में ही बनता है, ठीक है, सेल साइकिल के। और रेप्लिकेशन क्रोमोसोम्स, यानी कि जो डीएनए होता है उसका जब हम लोग रेप्लिकेशन करते हैं या एक तरह से रेप्लिकेट करते हैं हम लोग क्रोमोसोम्स को, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें, 2 मतलब अलग अलग सबसे पहले डॉटर न्यूक्लियाई बनाते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो होता है ना कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दीज इवेंट आर देमसेल्फ अंडर जेनेटिक कंट्रोल। मीन्स आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि जो डीएनए सिंथेसाइज होता है वो एक स्पेसिफिक स्टेज में होता है, सेल ग्रोथ तो हमेशा होता रहता है, और रेप्लिकेशन क्रोमोसोम्स का जो होता है वो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स होता है, वो डॉटर न्यूक्लियाई को हम लोग देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये सेल डिवाइड करता है। और ये जो इवेंट है ये सारा का सारा किसके कंट्रोल में होता है, जेनेटिक कंट्रोल्स में होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं फेजेस ऑफ सेल साइकिल, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक जो यूकैरियोटिक सेल होता है, ठीक है, सेल 2 टाइप के होते हैं, पता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ठीक है। तो यहाँ पे पहले यूकैरियोटिक का बात किया कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है जैसे कि ह्यूमन सेल, ठीक है, तो हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो जो सेल होता है ह्यूमन सेल को डिवाइड करने में टोटल कितना टाइम लगता है, 24 आवर्स लगता है, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल जो होता है वो वेरी करता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है, हमारा जो ड्यूरेशन होता है सेल साइकिल का वो वेरी करता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है। जैसे कि हम देखें कि ईस्ट जो होता है वो 90 मिनट में अपने आप को डिवाइड कर लेता है, ठीक है। ये जो सेल साइकिल होता है ना, बेसिकली हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 2 बेसिक फेजेस में, ठीक है। सबसे पहले जो सेल साइकिल है उसको हम लोग डिवाइड किए 2 बेसिक फेजेस में, कौन कौन सा, इंटरफेज और एम फेज, ठीक है। जो इंटरफेज होता है और एम फेज होता है, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या है। एम फेज रिप्रेजेंट करता है किसको, माइटोटिक फेज को, ठीक है, माइटोसिस है ना, माइटोसिस फेज। तो यहाँ पे क्या होता है कि एम फेज रिप्रेजेंट द फेज। एम फेज एक ऐसा फेज है जहाँ पे क्या होता है कि सेल डिवीजन होता है और माइटोसिस ऑकर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, माइटोसिस ऑकर्स होता है। एंड द इंटरफेस जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेज। मीन्स आप देखो यहाँ पे क्या है, इंटरफेज है और एम फेज है, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो मेरा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यहाँ
यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। और ये वाला जो स्पेसिफिक फेज़ है, ये वाला फेज़ कहलाता है एम फेज़, ठीक है। जो इंटरफेस होता है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, सेल को पूरा प्रिपेयर करते हैं, और ये वाला जो फेज़ होता है ये क्या होता है, यहाँ पे जाकर के सेल डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे जो इंटरफेस होता है वो रिप्रेजेंट करता है फेज़ बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज़। यहाँ पे ये जो सक्सेसिव एम फेज़ के बीच का जो होता है ना फेज़, उसको बोलते हैं हम लोग इंटरफेस, ठीक है। अब इट इज़ सिग्निफिकेंट टू नोट दैट 24 आवर्स अगर किसी भी सेल को, जैसे एक ह्यूमन सेल है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो 24 आवर्स लगता है, ठीक है, एवरेज ड्यूरेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल जो होता है ना 24 आवर्स तो ले लिया, लेकिन इसमें जो सेल डिवीज़न होता है ना वो प्रॉपर जो होता है ना 1 घंटे के अंदर हो जाता है, ठीक है। और जो 95% जो इसका टाइम लगता है, जैसे 24 आवर्स में ये 1 आवर ले रहा है बस डिवीज़न के लिए, बाकी जो 23 आवर्स लगा इसको लगता है सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन करने में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जाता है कि जो 24 आवर्स अगर एक सेल डिवीज़न का टाइम है तो उसमें जो सेल डिवीज़न होगा वो 1 आवर में हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरफेस होता है ना वो क्या करता है, 95% टाइम लेता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ प्रिपेयर करने में उतना टाइम लगाता है। फिर एम फेज़ जो होता है वो स्टार्ट होता है विद द न्यूक्लियर डिवीज़न। अब जब हम लोग एम फेज़ पढ़ते हैं तो जैसे कि सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पे सेल को पूरा प्रिपेयर किए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेल को डिवीज़न करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग सेल को डिवाइड करते हैं तो एम फेज़ कहलाता है वो फेज़ में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये क्या करता है, न्यूक्लियर डिवीज़न करता है। तो सेल को जब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ठीक है। और उसके बाद न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो क्या कहते हैं हम लोग, डॉटर क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है, इसको हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। ये यूजुअली एंड होता है, ठीक है। जब कैरियोकाइनेसिस एंड होता है तब जाकर के हम लोग क्या करते हैं, डिवीज़न करते हैं साइटोप्लाज्म का, तो इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो याद रखना होता है कि जो एम फेज़ होता है इसमें 2 प्रोसेस होता है, एक कैरियोकाइनेसिस, एक साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में हम लोग न्यूक्लियस का डिवीज़न करते हैं और जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें हम लोग साइटोप्लाज्म का डिवीज़न करते हैं। तो यहाँ पे फिर बोला है इंटरफेस के बारे में कि जो इंटरफेस है ये एक रेस्टिंग फेज़ है, ठीक है। इंटरफेस में क्या होता है कि रेस्टिंग फेज़ होता है, इसमें क्या होता है कि सेल इज़ प्रिपेयरिंग फॉर डिवीज़न। मैंने अभी बताया कि यहाँ पे सेल क्या करता है, प्रिपेयर करता है अपने आप को डिवीज़न करने के लिए बाय अंडरगोइंग बोथ सेल ग्रोथ एंड डीएनए रेप्लिकेशन। देखो ये पूरा एक रेस्टिंग फेज़ है, याद रखो, ठीक है, रेस्टिंग फेज़ है। साथ में यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है, ताकि ये आगे चल के डिवाइड करे। और यहाँ पे क्या होता है कि सेल ग्रोथ हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रहा है। ओके डन। अब सब शॉर्टेड है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, ये जो पूरा इंटरफेज है ना इसके बारे में, ठीक है। तो इंटरफेज जो होता है ना हम लोग उसको डिवाइड करते हैं 3 फर्दर फेजेस में। देखो इंटरफेज को डिवाइड करते हैं 3 फर्दर फेजेस में। सबसे पहला आता है G1 फेज, जिसको कहते हैं गैप 1, फिर S फेज जिसको बोलते हैं सिंथेसिस, और तीसरा आता है G2 फेज जो कि होता है गैप 2, ठीक है। तो इंटरफेज को हम लोग डिवाइड किए 3 फर्दर फेजेस में, गैप 1 फेज, सिंथेसिस फेज, गैप 2 फेज, ठीक है। अब देखते हैं जो G1 फेज होता है, इसमें क्या होता है कि ये इंटरवल होता है बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ये ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि देखो सबसे पहला जो ये फेज़ आता है यहाँ पे है ना G1 फेज़, तो G1 फेज़ क्या होता है कि M फेज़ के बाद आ रहा है G1 फेज़, ठीक है। और ये जो S फेज़ होता है इसमें क्या होता है, एक्चुअली में इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। S फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, इसीलिए बोला गया यहाँ पे कि जो G1 फेज़ होता है वो क्या होता है, इंटरवल होता है किसके किसके बीच का, माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का, ठीक है। देखो यहाँ से ना PYQ भी बहुत सारे बन रखे हैं 2020 में, 2021 में, 2019 में, ठीक है, ऐसे PYQ बन रखे हैं। उसके बाद जब G1 फेज़ होता है इसमें क्या होता है, सेल बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, ठीक है, और कंटिन्यूसली ग्रो तो करता ही रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन एक स्पेसिफिक फेज़ में होता है, और वो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि डीएनए रेप्लिकेशन इस फेज़ में नहीं होता। एस और सिंथेसिस फेज़, ये क्या होता है कि जो सिंथेसिस फेज़ होता है इसमें क्या होता है, डीएनए सिंथेसाइज और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले G1 फेज़ में क्या हो रहा है कि सेल कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, और क्या कर रहा है यहाँ पे ग्रो कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, और डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। सिंथेसिस फेज़ में क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सिंथेसाइज एंड रेप्लिकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जो अमाउंट ऑफ डीएनए होता है ना पर सेल, वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, ठीक है। हम देखते हैं कि जो यहाँ पे नंबर होता है, ठीक है, नंबर क्या होता है, क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होता है, लेकिन जो अमाउंट होता है वो डबल हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स। यहाँ पे इनिशियल अमाउंट जो अगर डीएनए का हम लोग डिनोट करते हैं 2C, तो वो इंक्रीज होकर के हो जाएगा 4C, लेकिन नो इंक्रीज इन द क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, डीएनए का अमाउंट इंक्रीज करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर बात करें कि इफ़ द सेल है डिप्लॉयड और 2n नंबर्स, मीन्स कि अगर हमारा सेल कैसा है, डिप्लॉयड है, ठीक है, ये 2n नंबर का है ऑफ द क्रोमोसोम्स एट G1 फेज़। G1 फेज़ में क्या है कि हमारा जो सेल है, ठीक है, वो कैसा है, डिप्लॉयड है और 2n नंबर कैरी कर रहा है, ठीक है। तो S फेज़ के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो वो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कैसा रहेगा, वो 2n ही रहेगा, ठीक है, ये चीज़। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि एनिमल सेल्स जो होता है उसमें क्या होता है कि ड्यूरिंग द S फेज़ डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द न्यूक्लियस। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है। एंड क्या होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म। देखो एस फेज़ के बारे में 2 चीज़ पता लगा, क्या, सबसे पहले तो डीएनए सिंथेसाइज एंड रेप्लिकेशन होता रहता है, तो कहाँ पे होता है, उसका लोकेशन इन न्यूक्लियस में होता है। फिर सेंट्रियोल्स जो होता है वो क्या करता है, डुप्लीकेट करता है, कहाँ पे, इन द साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट करता है।
ड्यूरिंग द G2, अब हम लोग सबसे पहले G1 फेज पढ़ लिए, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ग्रो करेगा, ठीक है। S2 एस फेज, इसमें क्या होता है कि सेल डीएनए जो होता है वो सिंथेसाइज एंड रेप्लिकेशन होगा, और साथ में क्या करेगा ये सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन करेगा साइटोप्लाज्म में। अब पढ़ते हैं G2 फेज के बारे में। G2 फेज एक ऐसा फेज है जिसमें कि बहुत सारा प्रोटीन्स बनता है, ठीक है, जिसका हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग का जो आगे फर्दर माइटोसिस हो सके, ठीक है। वाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यूज, और इसमें भी क्या होता है, सेल ग्रोथ होता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो कुछ सेल होता है, जैसे कि कोई भी अडल्ट एनिमल हो तो उसमें कुछ सेल क्या करते हैं, वो डिवीजन नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में आ गया हर्ट सेल, तो बहुत सारे सेल्स क्या करते हैं, ये ओकेजनली डिवाइड करते हैं, ये हमेशा डिवाइड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं ओकेजनली, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि कोई अगर सेल है ना वो लॉस्ट हो गया है, इंजरी हो गया है, या फिर सेल डेथ हो गया है, तो उस टाइम पे क्या करता है कि ये सेल जो होता है ना फिर आता है डिवीजन करता है। तो ये जो होता है सेल्स डू नॉट डिवाइड, ये डिवाइड तो नहीं करता, तो ये क्या करता है जीवन फेज जिसमें सेल आता था सबसे पहले, वो क्या करता है, सेल जो होता है जो कि जिसको डिवाइड नहीं करना होता है वो एग्जिट कर देता है जीवन फेज को, ठीक है। और वो कहाँ चला जाता है, इनएक्टिव स्टेज में चला जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन स्टेज, G0 भी बोलते हैं। एंड यहाँ पे क्या होता है कि सेल जो होता है वो मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, लेकिन इसमें कोई और नो लॉन्गर पॉलीफेरेट, मतलब ये ग्रोथ नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये बस तभी ग्रोथ करता है जब रिक्वायरमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब जैसे एनिमल सेल्स होता है, इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन कब देखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स के अंदर, ठीक है। ये याद रखो, जो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है किसमें होता है, डिप्लॉइड सोमैटिक सेल में, किसमें, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होता है जिसमें कि हैप्लॉइड सेल के अंदर भी माइटोसिस हो रहा है, जैसे कि मेल हनी बी, ठीक है, मेल हनी बी में होता है। अब अगर हम लोग प्लांट के केस में देखें तो प्लांट के केस में जो माइटोटिक डिवीजन होता है ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में होता है, ठीक है। और ये बोला गया बस कि हम लोग जब वो प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें एल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है, उसमें देखेंगे ये चीज़, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें एम फेज के बारे में, ठीक है। तो एम फेज ये क्या होता है कि मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड होता है एम फेज, इसमें बहुत चीज़ें होती है, ठीक है। ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। मींस एम फेज होता है, इसमें क्या होता है, ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज होता है, और इसमें बहुत सारा क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब दोबारा से बनता है बहुत सारा कंपोनेंट ऑफ द सेल। क्योंकि द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो क्या होता है कि पेरेंट और प्रोजनी में सेम होना चाहिए। ये जो माइटोटिक डिवीजन होता है ना, इसमें क्या होता है कि जो पेरेंट्स और जो प्रोजनी होता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होता है, सेम होता है। तो हम लोग इस डिवीजन को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। अब यहाँ पे जो माइटोसिस होता है ये डिवाइड होता है सबसे पहले 4 स्टेजेस में, ठीक है। 4 स्टेज होता है वो भी किसका, न्यूक्लियर डिवीजन का, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये जो एम फेज होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं 2 फेज में, एक कैरियोकाइनेसिस, ठीक है, और एक होता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं फर्दर 4 फेज में, ठीक है। कौन कौन सा हो जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेज हो गया। अब पढ़ते हैं सबसे पहले प्रोफेज के बारे में। प्रोफेज जो होता है सबसे पहले फर्स्ट स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस का, न्यूक्लियस डिवीजन जो होता है उसका फर्स्ट स्टेज होता है, और यहाँ पे ये फॉलो करता है एस एंड G2 फेज को। मींस की प्रोफेज जो होता है ये सबसे पहले एस होता है, फिर G2 होता है, उसके बाद आता है प्रोफेज, ठीक है, ऐसे करके चलता है। यहाँ पे जो एस और G2 फेज होता है इसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यू डीएनए मॉलिक्यूल्स फॉर्म होता है, एस फेज में हम लोग पढ़े थे कि नया डीएनए बनता है वहाँ पे, और नॉट डिस्टिंक्ट बट इंटरवाइंडेड। ये क्या होता है कि अलग अलग नहीं होता है, एक दूसरे में उलझा हुआ होता है। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स। तो प्रोफेज में हम लोग क्या देखते हैं सबसे पहले कि जितना भी क्रोमोसोमल मटेरियल्स होता है उसका कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल्स होता है, ठीक है, कंडेंसेशन करते हैं, तो कंडेंसेशन के दौरान क्या होता है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल्स होता है वो अनटैंगल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोसोम्स विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन, अब यहाँ सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम क्या होता है कि एक चीज़ और, जब हम लोग एस फेज पढ़े थे वहाँ पे ये चीज़ नहीं बताया गया था, लेकिन यहाँ पे लिखता है कि जो सेंट्रोजोम होता है ना हमारा, वो क्या होता है, डुप्लीकेट करता है ड्यूरिंग एस फेज। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑफ द इंटरफेज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हम लोग जो एस फेज पढ़े थे उसमें बस वही चीज़ लिखा हुआ था, सबसे पहले तो सेंट्रोल का डुप्लीकेशन और डीएनए सिंथेसाइज एंड रेप्लिकेशन, लेकिन एक और चीज़ मिला यहाँ पे कि जो सेंट्रोजोम होता है वो डुप्लीकेशन हो रहा है कहाँ पे, एस फेज ऑफ द इंटरफेज में। नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्रोमोसोमल मटेरियल्स तो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और जो सेंट्रोजोम जो कि एस फेज में डुप्लीकेट हुआ रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ये क्या करता है, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक यहाँ पे सेल है, ठीक है, यहाँ पे अब मेरे पास क्या है कि 2 क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ऐसे करके, तो ये क्या करता है अपना पोल पे यहाँ पे जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, यहाँ पे जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अब हम लोग देख लें कि सेंट्रोसोम जो होता है वो क्या करता है, डुप्लीकेट करता है एस फेज में, और ये बिगिन टू मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल ऑफ द सेल, अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देता है। फिर कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क बाय द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। अब हम लोग क्या देखते हैं कि कंप्लीशन जो होता है प्रोफेज का, वो कैसे हम लोग उसको मार्क करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रोमोसोमल मटेरियल्स पूरा कंडेंस हो जाता है, और वो क्या बना लेता है, कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम बना लेता है। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होकर के क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमेटिड्स, और क्रोमोसोम्स जो बनता है वो कैसा बनता है, ऐसा। इसमें क्या होता है कि यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स होते हैं जो कि एक दूसरे से अटैच होते हैं, कहाँ पे, ये जो होता है ना इसको बोलते हैं सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर पे अटैच होते हैं, ठीक है। अब सेंट्रोजोम विच हैव अंडरगॉन डुप्लीकेशन, ये जो सेंट्रोजोम था जो कि डुप्लीकेशन हुआ था, ये अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देता है, मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ द सेल। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर। ये देखो ये क्या करता है, ऐसे से है ना, कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स को ऐसे से निकालता है बाहर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोल देते हैं। तो 2 एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। अब जब ये यहाँ तक ऐसे करके पहुंच जाता है तो ये क्या बना लेता है, माइटोटिक एपरेटस बना लेता है, ठीक है। देखो सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जब क्या होता है कि प्रोफेज के एंड में क्या होता है कि सेल को जब हम देखते हैं किसी माइक्रोस्कोप के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप जो भी सेल के अंदर होती है चीज़ें, वो सब क्या हो रही है यहाँ पे डिसअपेयर हो जा रही है, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं हम लोग मेटाफेज।
यहाँ पे क्या होता है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप। जब हम लोग प्रोफेस में देख रहे थे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये सब डिसअपेयर हो जा रहा है, जो पूरी तरीके से क्या होता है डिसइंटीग्रेशन हो जा रहा है किसका, न्यूक्लियर इन्वेलप का। तब हम बोलते हैं कि यहाँ पे सेकंड फेज जो होता है माइटोसिस का स्टार्ट हो चुका है, इसको हम लोग बोलते हैं मेटाफेज। यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो होता है वो क्या होता है पूरा स्प्रेड होता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और कंडेंसेशन जो कर रहे थे हम लोग क्रोमोसोम्स का प्रोफेस के अंदर, यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल है माइक्रोस्कोप के अंदर। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मॉर्फोलॉजी जो होता है क्रोमोसोम्स का, मींस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है क्रोमोसोम्स का, उसको हम लोग बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। तो याद रखना कि जो मेटाफेज होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं मॉर्फोलॉजी का स्टडी करते हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम्स होता है वो कैसा बनाता है, टू सिस्टर क्रोमेटिड्स का इस टाइप का होता है। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स का बना होता है विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। और यहाँ पे क्या होता है सेंट्रोमियर होता है बीच में, जिसके थ्रू ये क्या होता है हेल्ड होता है, जिससे पकड़ा होता है। स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर एट द सर्फेस ऑफ सेंट्रोमियर आर कॉल्ड काइनेटोकोर। यहाँ सेंट्रोमियर के बगल में छोटा छोटा सा क्या होता है डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर क्या होता है, ये एक साइट होता है अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। यहाँ पे क्या होता है ऐसे स्पिंडल फाइबर आकर के अटैच करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है साइट ऑफ अटैचमेंट होता है। फिर देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स दैट मूव इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल, यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स जितने भी होते हैं ये क्या करते हैं कि पूरे सेल में ऐसे फैले हुए होते हैं, ठीक है। ये क्या करता है ऐसे सेंटर पे आकर के अपने आप को अलाइन कर लेता है। मैं दिखाऊं तो ये देखो सेंटर पे आकर के अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटा फेज होता है उसको हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जितना भी क्रोमोसोम्स होता है वो क्या करता है लाई करता है एट द इक्वेटर, जैसे कि लाई किया हुआ है, ठीक है। एंड वन क्रोमेटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू द स्पिंडल फाइबर। देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आकर के अलाइन कर चुका है। अब यहाँ पे जो काइनेटोकोर है, ठीक है, ये है ना ये काइनेटोकोर, तो यहाँ इस सेंट्रोमियर से स्पिंडल फाइबर आके अटैच कर रहा है और दूसरे वाले सेंट्रोमियर से आकर के एक में अटैच कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो अपोजिट पोल से स्पिंडल फाइबर आ रहा है और दोनों काइनेटोकोर में आके अटैच हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वन, यहाँ देखो इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल ऑफ इट्स सिस्टर क्रोमेटिड कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर फ्रॉम द अपोजिट पोल, ठीक है। यहाँ पे ये क्या कर रहा है एक से आ रहा है पहले, फिर अपोजिट वाले से इस दोनों काइनेटोकोर से आकर के अटैच हो जा रहा है, ठीक है। और ये जो बना रहा है ना ये प्लेन ऑफ अलाइनमेंट जो है जितना भी यहाँ पे क्रोमोसोम्स है, ठीक है, ये जो प्लेन ऑफ अलाइनमेंट बना रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम्स। यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर होता है वो क्या करता है अटैच कर रहा है काइनेटोकोर से, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइन टू द मेटाफेजिक प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल्स। यहाँ पे क्या बोला है कि जो क्रोमोसोम्स होता है वो मूव टू स्पिंडल इक्वेटर, यहाँ इक्वेटर पे जाता है एंड क्या होता है ये मेटाफेजिक प्लेट बनाता है और ये अटैच हो जाता है दोनों पोल के स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एनाफेज पे। एनाफेज क्या होता है थर्ड फेज होता है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स होता है अरेंज होता है किसी मेटाफेजिक प्लेट में जो अरेंज होता है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं हम लोग उसको, जैसे ये जो है यहाँ से अटैच है, ये यहाँ से अटैच है। अब ये दोनों क्या करेगा कि अपोजिट पोल पे ऐसे ये स्पिंडल फाइबर इधर खींचेगा, स्पिंडल फाइबर को इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर खींचेगा, इसको इधर ऐसे करके खींचेगा, ठीक है। और ये वाला जो है वो इसको उधर खींचेगा, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि ये बीच से है ना स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, टूट जाएगा इनटू टू डॉटर क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये डॉटर क्रोमेटिड्स में ऐसे स्प्लिट हो जाएगा। अब ये जो डॉटर क्रोमेटिड्स है अब हम लोग इसको क्या कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है, किसी फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई का। अब हम लोग इसको क्या बोल देते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। अब यहाँ पे क्या होता है जब ये टूट जाता है फिर ये स्पिंडल फाइबर के थ्रू अपने अपने पोल्स पे जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्रोमोसोम्स मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। अब ये क्रोमोसोम्स क्या करता है मूव अवे, मतलब यहाँ से जाना स्टार्ट कर देता है इक्वेटोरियल प्लेट से। एंड क्रोमोसोम्स ऑफ ईच क्रोमोसोम्स रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड हेंस, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है कि विद द आर्म ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। यही होता है कि ये जो होता है ना इसका आर्म वो पीछे की तरफ ट्रेल होता है बिहाइंड। और एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, अब हम लोग एनाफेज स्टेज को कैसे कैरेक्टराइज करते हैं देखते हैं। की इवेंट यहाँ पे गिवन है, की इवेंट गिवन है। तो इसमें क्या बोला है कि जो सेंट्रोमेयर्स स्प्लिट, सेंट्रोमेयर यहाँ पे स्प्लिट हो चुका था और देखो ये अपने अपने पोल्स पे जा रहा है, ठीक है। एंड क्रोमेटिड्स से सेपरेट हो गया और क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल पे जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे एनाफेज को डिफाइन करते हैं। फिर आता है टीलोफेज। एट द बिगिनिंग स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो फाइनल स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ये जो होता है टीलोफेज, ये फाइनल स्टेज होता है, ठीक है। और क्रोमोसोम्स दैट हैज रीच, जैसे कि क्रोमोसोम्स क्या होता है कि वापस से अपने अपने पोल पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या होता है जब अपने पोल पे पहुंचता है तो ये वापस से क्या होता है डीकंडेंस होता है। हम लोग प्रोफेज में इसको कंडेंस किया था, यहाँ पे आके डीकंडेंस होता है एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, अपना इंडिविजुअलिटी लूज कर देता है। द इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स कैन नो लॉन्गर बी सीन। अब हम लोग क्या करते हैं क्रोमोसोम्स को नहीं देख सकते, देखो कैसा है यहाँ पे इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स को हम लोग नहीं देख सकते। क्रोमेटिन मटेरियल टेंड्स टू कलेक्ट एट द टू पोल्स, यहाँ पे क्रोमेटिन मटेरियल्स आ जाता है। एंड इस स्टेज में क्या होता है कि इसका की पॉइंट्स अगर हम लोग देखें तो क्रोमोसोम्स क्या होता है कि क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल फाइबर, मींस यहाँ पे ये अपोजिट स्पिंडल फाइबर पे जाता है एंड अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। फिर जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है जो भी प्रोफेज में हम लोग का गायब हो गया था, डिसअपेयर हो गया था, जैसे कि न्यूक्लियर इन्वेलप्स, गोल्गी apparatus, फिर न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ यहाँ पे आके क्या होता है वापस से रिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब पीवाईक्यू भी बनते हैं कि कौन से स्टेज में ये वापस से न्यूक्लियोल गोल्गी कॉम्प्लेक्स या ये सब रिफॉर्म हो रहा है, तो टीलोफेज में होता है, ठीक है। एंड देन कैरियोकाइनेसिस तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में ज़्यादा कुछ तो नहीं है, बस यहाँ पे दो तरीके से साइटोकाइनेसिस होता है, ठीक है। देखो माइटोसिस अकम्पानीज नॉट ओनली द सेग्रीगेशन ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम्स, यहाँ पे बस ये बोला है कि यहाँ पे सिर्फ क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन नहीं होगा डॉटर न्यूक्लियर में, लेकिन जो सेल होता है उसको खुद भी डिवाइड करना पड़ता है अपने आप को, उसके साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करना पड़ता है, उसको हम बोल देते हैं साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पे ये जो होता है ना कि एनिमल सेल्स में देखो इन एनिमल सेल में जो डिवीजन होता है कैसे होता है कि जैसे मान लो एनिमल सेल का बात करें तो यहाँ पे मान लो एक ऐसा सेल है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे डॉटर न्यूक्लियर डिवाइड हो चुका है। तो ये क्या होगा धीरे धीरे ऐसे अंदर जाता जाएगा ऐसे, और धीरे धीरे करके यहाँ से ऐसे दो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एनिमल सेल में ऐसे डिवाइड होता है, यहाँ होता है ना फरो ग्रेजुअली डिपेंड्स, मतलब ये क्या होता है धीरे धीरे डीप होता जाता है एंड अल्टीमेटली जॉइन एट द सेंटर, और धीरे धीरे सेंटर पे जॉइन करके क्या करता है डिवाइड कर जाता है इनटू टू में, ठीक है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है इसमें क्या होता है बिल्कुल अपोजिट होता है। प्लांट में क्या होता है कि रिलेटिवली इन एक्सटेंसिबल सेल, यहाँ पे अगर हम लोग प्लांट सेल का देखें तो प्लांट सेल में क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे मेरा एक सेल है, ठीक है, ऐसे करके ये पूरा सेल है। तो ये क्या होता है यहाँ सेंटर से बाहर की तरफ धीरे धीरे आना स्टार्ट होता है और फिर जाकर धीरे ये आकर के डिवाइड कर जाता है। तो यहाँ पे ऐसे करके दो सेल बन जाता है हमारा, ठीक है। तो प्लांट सेल में ऐसे होता है। तो ये जो प्लांट सेल वाले जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर, वॉल फॉर्मेशन सेंटर से स्टार्ट होता है ऑफ द सेल एंड ग्रो आउटवर्ड ग्रो करता है टू मीट द एक्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स, ठीक है, बाहर की तरफ
आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रीकर्सर द सेल प्लेट मेथड। यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद मत रखो, बस देखो कि ये क्या होता है कि न्यू सेल वॉल बिगिन्स, मतलब बीच से क्या होता है कि सेल वॉल बनना स्टार्ट कर जाता है, और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट मेथड। और ये जो क्या होता है रिप्रेजेंटेड द मिडिल लेमेला बिटवीन द वॉल ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स। यहाँ पे जो दो एडजेसेंट सेल्स होते हैं इसके बीच का जो वॉल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिडिल लेमेला बोलते हैं, ठीक है। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है लाइक माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स, ये जितने भी होते हैं ये क्या होता है इक्वली डिवाइड कर जाते हैं दोनों डॉटर सेल्स में, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस नॉट, बहुत सारे सेल्स ऐसा होता है जिसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है, लेकिन जो हम लोग का साइटोप्लाज्म होता है ना ये डिवाइड करता ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन को हम लोग क्या बोल देते हैं कि साइनेक्टियम बोलते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ साइनेक्टियम होता है। इसमें क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस तो हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाता है। मतलब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बहुत सारे न्यूक्लियस वहाँ पे आ जाएंगे, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं साइनेक्टियम बोलते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है एंडोस्पर्म इन द कोकोनट। कोकोनट में जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है न्यूक्लियस का पूरा डिवीजन होता है, उसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या महत्व है, ठीक है। देखो माइटोसिस क्या होता है, एक तरह से हम लोग इसको इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्टेड होता है, पहले तो किसमें डिप्लॉइड सेल्स में, हम लोग तभी पढ़े थे। ये क्या होता है डिप्लॉइड सेल्स में होता है। एक यहाँ पे एक्सेप्शन था हमारा हनी बी, ठीक है, हनी बी ये एक्सेप्शन था। बाकी यहाँ पे क्या हो रहा है डिप्लॉइड सेल्स में होता है। लोअर प्लांट्स में हम लोग देखें और कुछ इंसेक्ट्स में देखें तो इसमें क्या होता है हैप्लॉइड सेल्स में भी माइटोसिस होता है, ठीक है। अब ये बहुत अंडरस्टैंड होता है समझना कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल। माइटोसिस क्या होता है कि प्रोडक्शन होता है डिप्लॉइड डॉटर सेल्स विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट्स। मीन्स जब हम लोग माइटोसिस करते हैं तो इसमें जो डॉटर सेल बनते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जब भी हम लोग के इस बॉडी में ग्रोथ होता है तो वो कौन करता है माइटोसिस के थ्रू ही होता है। सेल में माइटोसिस होता है तो ग्रोथ होता है, तो यहाँ पे सेल ग्रोथ जो होता है ये भी माइटोसिस के अंदर आता है। और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रीस्टोर करता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या करता है जो न्यूक्लियस और जो साइटोप्लाज्मिक का रेशियो है उसको रीस्टोर करने का काम करता है। और बहुत ही सिग्निफिकेंट यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है माइटोसिस का कि सेल जो डैमेज हो जाता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। फिर सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, मीन्स की जो हम लोग का एपिडर्मिस होता है उसमें जो सेल होता है या फिर गट होता है, ठीक है, उसमें जो सेल होता है या फिर ब्लड सेल्स होता है उसको क्या करता है कॉन्स्टेंटली रिप्लेस करने का काम करता है, ठीक है। फिर माइटोसिस डिवीजन इन द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो मेरिस्टेमेटिक प्लांट के अंदर होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है ये कंटिन्यूसली डिवाइड करने वाले होते हैं, ठीक है। इसमें होता है हम लोग का माइटोसिस होता है। ये जो अपाइकल एंड लेटरल कैम्बियम होता है उसके अंदर होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रिजल्ट इन द कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ये कंटिन्यूस ग्रोथ करता है थ्रू आउट देयर लाइफ, अपनी लाइफ टाइम तक ये क्या करता है कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। तो यहाँ पे हम लोग का माइटोसिस वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाता है।